वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा सेकंड लेक्चर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग साइकिल देखा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, एक पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लिया कि कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं, फिर इसमें से लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये लेक्चर में हम कुछ उसके टर्म्स रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। बुक कीपिंग एक नया सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लेसन में हम वही देखने वाले कौन कौन से टर्म्स हमको पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम जो अकाउंट्स लिखते हैं ना उसको लिखने के मेनली दो तरीके होते हैं। यहाँ पे बुक में 3 दिए बट मेनली 2 तरीके फॉलो होते हैं। एक कैश होता है, एक अक्रूवल होता है जिसको मर्केंटाइल भी बोलते हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया मिक्स करके, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कैश बेसिस में देखो नाम में ही है इसका मीनिंग क्या होता है कैश। कुछ ये कौन करता है, छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह, वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं। ये सिस्टम में क्या होता है, जब भी कैश आया ना तो वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी कैश गया तो वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने गुड्स परचेज किया और पैसा दिया तो मैं एंट्री पास करूँगा, मैंने गुड्स बेचा और पैसा मिला तो मैं एंट्री पास करूँगा। मतलब यहाँ पे आपका कैश या तो आएगा या तो जाएगा। तो एंट्री कभी होगी, जब पैसा आया या जब पैसा गया। जैसे कि मैंने किसी को सैलरी पे किया तो पैसा गया तो एंट्री पास होगा। इसका मतलब कोई लेन देन हुआ है उसमें कैश इन्वॉल्व है तो ये एंट्री करेंगे। अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है, कैश या बैंक से अगर चेक दिया तो बैंक, तो यहाँ पे पैसा आएगा और जाएगा तो ये एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकंड अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, ये ज़्यादा साइंटिफिक है और हम जो पढ़ने वाले वो यही है। जो बड़ी कंपनीज होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, उनको ये मेथड फॉलो करना पड़ता है, अक्रूवल सिस्टम। यहाँ पे खर्चे कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो हो गए, इनकर हो गए। और इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो ड्यू हो गई। जैसे कि सपोज अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से। अगर अभी करंट ईयर की बात करूँ तो अपना स्टार्टिंग होगा 19 से, या अभी 20 चल रहा है, 20 ले लो, से 31 मार्च 20 तक, 20 से 21, ये अपना अकाउंटिंग ईयर होगा। तो ये साल जो भी खर्चे या इनकम होगी ना वो अपने को रिकॉर्ड करनी होगी। ओके, सपोज मैंने एक बैंक में एफडी की थी जिसका इंटरेस्ट मिलने वाला है मुझे, सपोज जून में मिलने वाला है, जून 2021 में मिलने वाला है। बट मुझे अकाउंट तो 31 मार्च को बनाना ना, और मैंने डाला था सपोज पैसा डाला था अक्टूबर में, डाला था 31 अक्टूबर या 1 अक्टूबर को डाला था। तो अक्टूबर से मार्च तक का पैसा तो मुझे मिला नहीं है ना अभी तक, क्योंकि बैंक ने कब बोला मैं कब दूंगी पैसा, जून में। तो इस पीरियड का पैसा क्या होगा, बैंक से लेने का बाकी है ना, तो इसकी भी एंट्री की जाती है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का एंट्री यहाँ पे होगा। तो मैं ऐसा बताऊँगा कि 6 महीने का पैसा लेना बाकी है, मतलब जो पैसा लेना बाकी है ना उसकी भी एंट्री करती है, जो पैसा देना बाकी है उसकी भी एंट्री की जाती है अक्रूवल में। जैसे कि मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने गुड्स खरीदा उधारी पे, क्रेडिट पे परचेस किया, तो अभी मैंने पे तो नहीं किया ना, लेकिन उसकी एंट्री करनी है क्योंकि मुझे पैसा देना है। मैंने सेल किया उधारी पे, तो यहाँ पे मुझे पैसा मिला नहीं बट इन फ्यूचर मिलेगा, तो जब मैं सेल करूँगा तो उसकी एंट्री पास करूँगा। मतलब जब भी कोई भी आपका इवेंट हुआ ना या ट्रांजेक्शन हुआ ना तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, वो अक्रूवल में होता है। कैश आया है कि नहीं आया वो कोई मैटर करता ही नहीं है, वो इन फ्यूचर कैश आएगा तो फिर से एंट्री करेंगे। तो समझा आपको। तो अक्रूवल बेसिस में कब रिकॉर्ड होती है, जब ट्रांजैक्शन हो गया, भले ही कैश मिला है कि नहीं मिला। कैश बेसिस में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब पैसा आया है, पैसा नहीं आया तो एंट्री पास नहीं करेंगे। तो दोनों में फ़र्क समझा आपको। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उनको ये कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से, और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है वो ये सिस्टम फॉलो करते हैं कैश बेसिस। फिर इन दोनों को मिला के ये सिस्टम बनाया हुआ मिक्स्ड। अभी मिक्स्ड में क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन अक्रूवल में होते हैं। तो ये सिस्टम ना कोई फॉलो नहीं करता, और इंडिया में ये सिस्टम बैन है एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स मार्क किए, वो आप लोग पढ़ लेना, आप समझ जाओगे, या आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो। तो हम लोग फिर थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है मिक्स्ड और हाइब्रिड। मिक्स्ड किया किसको, कैश और अक्रूवल दोनों को मिक्स कर दिया, तो इसके लिए इसको मिक्स्ड बेसिस भी बोलते हैं, हाइब्रिड बेसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ होगा और जो एसेट्स होगा उसको लोग क्या बोलते हैं, कैश बेसिस पे बताओ। मतलब जब पैसा मिला ना तो ही एंट्री करो, कैश नहीं मिला ना तो एंट्री मत करो। और जब भी एसेट खरीदा, मतलब कोई प्रॉपर्टी परचेज की, तो एंट्री पास करो।
और खर्चे जब ड्यू हो गए तो एंट्री पास करो कि खर्चा तुमको होने वाला है, भले ही वो तुमने पे नहीं किया है। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, एसेट और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, जो पैसा आने वाला है उसको तुम रिकॉर्ड करो कैश बेसिस पे, और जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करो अक्रूवल बेसिस पे। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं कि इनकम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो मिलेगी, जब भी वो मिली, और खर्चे कब रिकॉर्ड करेंगे, जब भी वो पे करने हैं, भले ही वो पे किए कि नहीं किए। बट ये इंडिया में प्रोहिबिटेड है, मतलब इंडिया में ये अलाउ नहीं है, तो इंडिया में कोई भी ये सिस्टम फॉलो नहीं करता। तो इंडिया में हम फॉलो क्या करते हैं, मोस्टली अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं, और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो कैश बेसिस भी फॉलो करते हैं। बट कंपनीज और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उनको कंपलसरी अक्रूवल फॉलो करना पड़ता है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो अक्रूवल बेसिस ही है। तो ये अकाउंट्स लिखने के 3 वेज हैं, ठीक है, कैश, अक्रूवल जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड है मिक्स्ड, ये दोनों को मिक्स करके डेवलप किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी इंडिया में बैन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, बार बार ये वर्ड यूज सुनाई देगा आपको, ट्रांजेक्शन्स, हर जगह हर एक क्वेश्चन में। उसका क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही होगा, जर्नलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। जर्नलाइज मतलब जर्नल एंट्री पास करो। तो ट्रांजेक्शन्स क्या होता है वो अपने को समझना जरूरी है। ट्रांजेक्शन का एक सिंपल वर्ड होता है लेन देन, डीलिंग। ट्रांजेक्शन को सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, डीलिंग। जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में डीलिंग हुई ना, डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मतलब वहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। अभी डीलिंग में 2 तरीके हो सकते हैं, मनी इन्वॉल्व है कि मनी इन्वॉल्व नहीं है। मनी इन्वॉल्व है मतलब यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है, और यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये ट्रांजेक्शन एक्सचेंज वाले हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है आपका एक्सचेंज, गुड्स फॉर गुड्स, बार्टर, ये बार्टर ट्रांजेक्शन होते हैं। एक्सचेंज होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम को इकोनॉमिक्स में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में बता दूं, सपोज आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि अभी कंपनीज मोबाइल फ़ोन का एक्सचेंज देती है, जूना मोबाइल दो और कुछ थोड़ा पैसा दो और नया मोबाइल लेके जाओ। तो वो जो है ना, उसमें दोनों इन्वॉल्व है, कैश भी है, बार्टर भी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दूं तो भांडी वाली, जो भांडी वाली आती है ना बर्तन बेचने, तो वो कपड़े लेके जाती है और बर्तन देती है, तो वहाँ पे हम उसको 1 रुपया नहीं देते, खाली कपड़े देते हैं, तो वो बार्टर ट्रांजेक्शन है। मतलब हम अपना सामान देते हैं और वो अपना सामान देता है। जैसे कि मैं मेरी बात करता हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैंने ना किसी डॉक्टर के बेटे को पढ़ाया, ठीक है, तो डॉक्टर ने मेरे घर वालों का इलाज किया फ्री में, और मैंने उसके बेटे को फ्री में पढ़ाया। तो ये क्या, बार्टर ट्रांजेक्शन। मतलब मैंने मेरी सर्विस उसको दी और उसने अपनी सर्विस मुझे दी, तो ये बार्टर ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये भी आपका ट्रांजेक्शन ही है। तो यहाँ पे हम वैल्यू कर सकते हैं ना, कि मैंने पढ़ाया उसका वैल्यू कितना हुआ, उसने जो इलाज किया उसका वैल्यू कितना हुआ, तो इससे हम एंट्री कर सकते हैं। फिर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जहाँ पे क्या मनी इन्वॉल्व है, वो कैश में हो सकता है या उधारी में। अभी कैश ट्रांजेक्शन खाली कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं ये, और जो क्रेडिट बेसिस होता है या वो अक्रूवल बोलते हैं, अक्रूवल जो होता है ना उसमें सब रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आज ट्रांजेक्शन किया हमने उधारी वाला, ये क्या है आपका उधारी है। ये आपका उधारी वाला है, आज पैसे, आज मतलब सामान लेके जाओ और पैसे बाद में देना। और ये कैश है, इंस्टेंट पे करना आपको तुरंत। तो भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ट्रांजेक्शन का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया आपको। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, डीलिंग 2 लोगों के बीच में। फिर इसमें 2 टाइप देखे थे हमने, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में क्या पे मनी इन्वॉल्व होता है, तो वो 2 टाइप का हो सकता है, कैश और क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन में इमीडिएट पैसा अपने को आता है या जाता है अपने पास। एग्जांपल लेते हैं तो इसका, जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया, कैश पे किया, आपने गुड्स सेल किया, कैश मिला, आपने सैलरी पे किया कैश में, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस पे किया, आपने प्रिंटिंग का एक्सपेंस पे किया, आपको कमीशन कैश में मिला। मतलब यहाँ पे क्या कैश आ रहा है या तो जा रहा है, सिंपल है। क्रेडिट मतलब आज हुआ नहीं है बट फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि आपने गुड्स खरीदा और उसको बोला कि मैं 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। आपने गुड्स सेल किया, कस्टमर बोलता है कि मैं 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। आप एम्प्लॉय की सैलरी नेक्स्ट मंथ में दोगे, तो ये मंथ में आपकी बाकी है ना, तो वो सब क्या क्रेडिट है। आपने कुछ एसेट खरीदा और उसको बोला कि मैं बाद में पैसा दूंगा, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसकी भी एंट्री अप्रूवल में होती है।
कैश बेसिस में खाली इसकी एंट्री होती है, अक्रूवल में दोनों की एंट्री होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स अंडरलाइन किए, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांजेक्शन का, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होती है जिनका मनी वैल्यू होता है। तो यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के लिए होता है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये दो पढ़ लेंगे तो आप समझ जाओगे। फिर ट्रांजेक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ट्रांजेक्शन लिख के। सपोज़ किसी एक पर्सन ने मैंने गुड्स खरीदा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स अकाउंट डेबिट, मैंने सपोज़ ए से ख़रीदा, तो ऐसी एंट्री पास होती है। अभी आप ये टेंशन मत लो कि एंट्री सर कैसे बनी, मैं खाली आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, वो देख लो। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ए। अभी ये एंट्री कैसे आई वो छोड़ दो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो सुनो। एंट्री मतलब क्या होता है, ये जो मैंने लिखा गुड्स अकाउंट डेबिट टू ए, इसको बोलते हैं एंट्री। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं एंट्री, मतलब ये एक्चुअली जर्नल एंट्री हो गई आपकी, इसको बोलते हैं एंट्री। और ये ऐसे ही लिखा जाता है, डेबिट वाला ऐसे लिखते हैं, क्रेडिट वाला थोड़ा जगह छोड़ के ऐसे लिखते हैं। प्रेजेंटेशन हम बाद में देखेंगे। तो एंट्री मतलब क्या करना, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी नरेशन मतलब क्या होता है, ये एंट्री किसके लिए पास की, तो उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो नीचे। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने गुड्स खरीदा ए से, तो ये एंट्री का क्या, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, उसको बोलते हैं नरेशन। और ये स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, बीइंग से। कुछ लोग इसको फॉर से भी स्टार्ट करते हैं, वो भी करेक्ट है। तो ये नरेशन है, नरेशन ट्रांजेक्शन के नीचे लिखते हैं, और ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है ब्रीफ में कि ये किस चीज़ के बारे में है एंट्री। फिर नेक्स्ट है गुड्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गुड्स क्या होता है। अभी देखो गुड्स मतलब वो चीज़ें जिसमें मैं डील करता हूँ। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाओ, अभी मेरी किराना की स्टोर है, तो मेरे लिए जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, गेहूँ वगैरह, वो सब मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। अगर मेरी मेडिसिन की शॉप है, मेडिकल स्टोर है, तो मेरे लिए दवाइयाँ गुड्स हो जाएगा। अगर मैं फर्नीचर वाला हूँ, फर्नीचर बेचता हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स होगा। मेरी साड़ी की दुकान है तो साड़ी गुड्स। मैं कंप्यूटर बेचता हूँ तो कंप्यूटर गुड्स। मतलब जो भी चीज़ों में मैं डील कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई शोरूम है और मैं गाड़ी बेच रहा हूँ तो गाड़ी मेरे लिए गुड्स। तो जिस चीज़ों में मैं डील करता हूँ, जो चीज़ें मैं खरीदता बेचने का बिजनेस है मेरा, वो मेरे लिए गुड्स होगा। ये समझा आपको। जैसे कि देखो सपोज दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए सपोज फर्नीचर का काम करता है और बी कंप्यूटर का काम करता है, मतलब उसकी कंप्यूटर की दुकान है, ठीक है। इसकी फर्नीचर की दुकान है, इसकी कंप्यूटर की दुकान है। तो ए के लिए गुड्स क्या, फर्नीचर, ये उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। और बी के लिए गुड्स क्या, कंप्यूटर। तो अभी मैं ऑलवेज कंप्यूटर गुड नहीं होगा। अभी सपोज ए ने कंप्यूटर खरीदा, अभी ए की बहुत बड़ी दुकान है, तो बिलिंग करने के लिए ए ने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेस किया बी के पास जाके। तो कंप्यूटर इसके लिए गुड्स नहीं है, इसके लिए कंप्यूटर क्या है, एसेट है। समझा। अभी बी को कंप्यूटर रखने के लिए फर्नीचर चाहिए था, तो बी ए के पास गया, कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा उससे। तो इसके लिए जो फर्नीचर है वो क्या है, एसेट है। एसेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी है। एसेट क्या होता है आगे डिटेल में देखेंगे आप लोग। तो समझा। अभी ए का बिजनेस क्या है, फर्नीचर बेचना, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स। मतलब जो भी चीज़ों में वो डील करता है, बिजनेस करता है, वो उसके लिए गुड्स। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी बी किस में डील करता है, कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसके लिए गुड्स। अगर उसने कंप्यूटर के अलावा कुछ भी खरीदा बेचा तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होगा, वो उसका एसेट होगा। समझा आपको। जैसे कि उसने फर्नीचर परचेस किया, अभी कंप्यूटर रखने के लिए शेल्फ चाहिए ना, तो उसने शेल्फ खरीदा या बनवाया रहेगा, या जो भी फर्नीचर का एक्सपेंस किया होगा, तो बी ए के पास गया था, तो ये उसके लिए क्या एसेट है। समझा आपको इतना। अभी देखो गुड्स के बारे में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। जब भी गुड्स परचेस करते हैं ना, हम खरीदते हैं। परचेस करना मतलब खरीदना। देखो नॉर्मली 4 वर्ड्स यूज होते हैं गुड्स के लिए। मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये सब गुड्स ही है बट उनके नाम अलग अलग है।
अभी जब गुड्स परचेस किया, खरीदा, गुड्स क्या किया आपने, बाय किया, बाय मतलब परचेस किया, तो हम उसको बोलते हैं परचेस या परचेसेस बोलते हैं। जब भी गुड्स बेचा, सेल किया, तो उसको बोलते हैं सेल्स। अभी मैंने गुड्स खरीदा, वो अच्छा नहीं था, डिफेक्टिव था, तो मैं रिटर्न भी करूंगा ना, तो परचेस किया वो गुड्स क्या किया, रिटर्न, तो इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। सेम कभी कभी कस्टमर भी रिटर्न करेगा गुड्स, बोलेगा अच्छा गुड्स नहीं है, खराब है, तो सेल्स रिटर्न। तो ये आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे हर जगह। अभी यहाँ पे मैंने गुड्स खरीदा ना, तो यहाँ पे गुड्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, परचेस लिख सकता हूँ। तो जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा ना, तो उसकी जगह क्या लिखूंगा, परचेस। जब भी गुड्स बेचूंगा तो क्या लिखूंगा, सेल्स। जब भी परचेस किया गुड्स रिटर्न करूंगा सप्लायर को, तो परचेस रिटर्न। जब भी माल बेचा था वो रिटर्न आ गया मेरे पास, कस्टमर ने रिटर्न दिया, तो सेल्स रिटर्न। ये 4 नाम याद रखने हैं। गुड्स के अलावा कुछ और बेचा तो वहां पे उस चीज का नाम लिखना है। जैसे कि मैं ए की बात करता हूं, ए कौन था, फर्नीचर वाला है ना। ए ने फर्नीचर खरीदा तो क्या लिखेगा, फर्नीचर की जगह परचेस। फर्नीचर बेचा तो क्या लिखेगा, सेल। समझा। अभी ए ने कंप्यूटर खरीदा तो वहां पे परचेस नहीं लिखेगा, वहां पे क्या लिखेगा, कंप्यूटर, क्योंकि वो इसके लिए गुड्स नहीं है। ये 4 नाम किसके लिए यूज करने, खाली गुड्स के लिए। गुड्स के अलावा कोई दूसरी चीज आएगी तो उस चीज का, उस एसेट का नाम लिखेंगे। आपको समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो ओनर, बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब जो बिजनेस ने अपने घर से लाके बिजनेस में लगाया, वो उसका कैपिटल हो सकता है। अभी वो उसमें क्या लगा सकता है, हो सकता है उसके पास कैश पड़ा था 10 लाख, उसने बिजनेस में यूज़ किया तो वो उसका कैपिटल। उसके पास बैंक बैलेंस पड़ा था, वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है, तो वो बैंक उसका कैपिटल हो जाएगा। अगर उसके पास एक लैपटॉप पड़ा था, वो लाके बिजनेस में यूज़ कर रहा है, तो वो कैपिटल। उसके पास एक जगह पड़ी थी, वहाँ पे उसने बिजनेस सेट किया, तो उसने जगह बिजनेस को दी यूज़ करने, तो वो कैपिटल। तो जो भी वो दे रहा है बिजनेस को, क्या वो कैश दे रहा है, बैंक बैलेंस दे रहा है, कोई गाड़ी दे रहा है, कोई कंप्यूटर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, जो भी दे रहा है, तो वो क्या होगा, कैपिटल। मतलब जो ओनर ने बिजनेस को दिया वो कैपिटल। इसका उल्टा होता है ड्राइंग्स, कि मैंने जो ओनर ने बिजनेस से निकाला वो ड्राइंग। अभी अकाउंट्स जब लिखते हैं ना हम, तो बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग, सपोज जैसे कि हम वो ए वाले के एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर ए ने एक दुकान खोली थी, सपोज ए फर्नीचर मार्ट। या A1 फर्नीचर मार्ट, ठीक है, ये ए का दुकान का नाम है और ये ए है। तो ए कौन है, आपका ओनर है, और ये कौन है, बिजनेस है। नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, बट जब अकाउंट लिखोगे ना तो ऐसा नहीं सोचना है। हम ऐसा सोचेंगे बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अभी सपोज इसने अपने घर से ना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया उसने। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ क्या है, ये कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है ना बिजनेस को। तो अलग समझो दोनों को। तो ओनर ने क्या दिया, बिजनेस को पैसे दिए, तो ये उसका कैपिटल। किसका कैपिटल है, ए का कैपिटल है। तो ये बिजनेस क्या बोलेगा कि ओनर से मैंने ना 10 लाख रुपए लिए हैं। वो हम बैलेंस शीट देखेंगे ना तब आपको और क्लियर होगा। जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल। ये बिजनेस की बैलेंस शीट बनेगी ना, तब यहाँ पे वो लिखेगा कि 10 लाख रुपये मुझे ओनर ने दिया। वो बिजनेस की बैलेंस शीट बनेगी, वो ए की नहीं बनेगी। तो वहाँ पे ये बताएगा कि ओनर से कितना पैसा। तो कैपिटल इन शॉर्ट क्या बताया कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, ओनर ने कितना अपने घर से लाके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वो पता चलता है कैपिटल से। और इसका बोलता है ड्राइंग। अभी हो सकता है ना, अभी एक बिजनेस में से घर के यूज़ के लिए पैसे लेके जाए। अभी उसके घर में कोई शादी थी, उसकी बेटी की शादी थी, तो भी उसने बिजनेस से सपोज 2 लाख रुपए निकाल दिए, ऐसा भी हो सकता है। 2 लाख रुपीज़ निकाल दिए बिजनेस में से यूज़ करने के लिए, खर्चे करने के लिए। तो ये क्या हो गया उसका ड्राइंग्स। इसको क्या बोलते हैं, ये सेकंड वर्ड ड्राइंग्स बोलते हैं। मतलब खुद के यूज़ के लिए हम निकाल रहे हैं। उसके बेटे की फ़ी भरनी थी तो बिजनेस में से चेक निकाल के दे दिया, ये भी पर्सनल खर्चा है। जो भी उसका पर्सनल खर्चा होगा, उसके घर का भाड़ा भरना था तो उसने बिजनेस में से अपना चेक दे दिया। तो जो भी खुद के खर्चे कर रहा है वो बिजनेस में से, तो वो क्या हो जाएगा उसका ड्राइंग्स।
तो ये आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। देखो क्या दिया कैपिटल में, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, जो पैसा किसने डाला, ओनर ने डाला, वो होता है कैपिटल। अब ये कैपिटल का इक्वेशन भी दिया, कैपिटल मतलब क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये क्या होता है। तो कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब क्या, कर्जा है, क्योंकि ये पैसा दोनों अलग अलग होते हैं। अकाउंट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे हम, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया, तो ये एक तरह का उसने लोन दिया है, तो ये बिजनेस के ऊपर क्या, कर्जा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ड्राइंग्स, जो पैसा हमने मतलब ओनर ने निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि उसने अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरी, उसने अपना खुद का मेडिकल का खर्चा किया, उसने अपने मोबाइल बिल भरे, खुद के, बिजनेस के नहीं, खुद का मोबाइल बिल भरा पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये सब क्या है, उसका पर्सनल खर्चा है ना। तो जो भी पर्सनल खर्चा है वो ड्राइंग होता है, वो बिजनेस में से वो निकाल रहा है। तो ये समझा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट डेटर, क्रेडिटर एंड बैड डेट्स। डेटर, इसमें बी साइलेंट होता है, डेटर पढ़ते हैं उसको। डेटर मतलब वो इंसान जिसको हमने सामान उधारी पे दिया है। इन शॉर्ट इसको हम बोल सकते हैं कस्टमर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कस्टमर। बट कस्टमर कौन सा, कैश वाला नहीं, उधारी वाला। डेटर मतलब वो कस्टमर जिसको उधारी पे सामान दिया है। और ये होता है सप्लायर, जिससे हमने उधारी पे सामान खरीदा है। डेटर मतलब वो पर्सन जिससे अपने को पैसा मिलने वाला है, मतलब जिसको हमने उधारी पे सेल किया है। और क्रेडिटर वो पर्सन जिससे हमने उधारी पे सामान परचेज किया है। तो समझा आपको ये दोनों का मीनिंग। तो यहाँ पे अपने को पैसा मिलने वाला है और यहाँ पे अपने को पैसा देना है। अभी सपोज एक कस्टमर था, डेटर था, उसको मैंने ना 10,000 का सामान बेच दिया, 10,000 का। सपोज ये था मिस्टर ए, उसने अपना दुकान से 10,000 का फर्नीचर बेच दिया। ए ने क्या इसको बेचा, सपोज ये मिस्टर पी है। अभी पी ने क्या बोला कि देखो मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, मैं बाद में दूंगा पैसा। तो बोला इन्हें हाँ ठीक है चलो, वो इसका पहचान वाला था, तो बोला ठीक है चलो बाद में दे देना। फिर बाद में ना पी ने क्या किया, खाली ना उसको 8,000 रुपये दिया, फिर 2,000 रुपये दिया ही नहीं। वो कहीं पे चला गया या मिल ही नहीं रहा उसको, फिर बाद में कभी दिखा ही नहीं। तो 10,000 का फर्नीचर दिया, उससे कितना मिला, 8,000 ही मिला। कितना कम मिला, 2,000 का नुकसान हो गया। तो 2,000 रुपये जो कस्टमर खा के भाग गया उसको बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब वो पैसा जो कस्टमर ने डुबा दिया, कस्टमर नहीं दे रहा है, कस्टमर खा के भाग गया। तो जो भी अमाउंट इरिकवरेबल है, मतलब जो रिकवर नहीं हुआ, किससे, कस्टमर से, डेटर से, उसको बोलते हैं बैड डेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि बैड डेट क्या होता है, एमसीक्यू के लिए आएगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू आता है, खास करके ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर और उसके टाइप्स। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, और खर्चे कितने टाइप का होता है अकाउंट्स में, वो देखना है। तो खर्चे 3 टाइप के यहाँ पे बेसिकली, कैपिटल, रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस, इन दोनों को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू में पहला फ़र्क होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली बहुत बड़ा अमाउंट होता है और रेवेन्यू नॉर्मली छोटा होता है, मतलब अक्सर ऐसा होता है देखने में। फिर इसका जो बेनिफिट होता है ना, ये 1 साल से ज़्यादा होता है। मतलब ये जो खर्चा एक बार करो फिर तुमको टेंशन नहीं। जैसे कि सब मेरा ये जो क्लास है, मैंने यहाँ पे फर्नीचर डाल दिया, तो फर्नीचर मुझे हर साल थोड़ी डालना है, एक बार डालूंगा उसके बाद 10-15 साल टेंशन नहीं। तो ये खर्चा क्या होता है, बहुत कम होता है, एक बार होता है नॉर्मली, और फिर बार बार होता है तो बहुत साल के बाद होगा, 10 साल 15 साल के बाद होगा। ये खर्चा ना हर साल होता है। एग्जाम्पल दूँ तो सपोज मैंने फर्नीचर डाला या मशीन खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। अभी कंप्यूटर में हर महीने या हर साल थोड़ी खरीदता हूँ, कंप्यूटर में 5 साल 6 साल या 10 साल में एक बार परचेज करूँगा। बट सपोज कंप्यूटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरना है, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको पगार देना है, हर महीने देना है। फिर क्लास की बात करूँ तो टीचर आके पढ़ा रहा है, उसको हर दिन या हर महीने का पेमेंट करना है। तो ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं, वो हर बार होते रहते हैं, हर महीने होंगे, हर साल होंगे। बट ये खर्चा 1 टाइम होगा और इसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। और दोनों में एक और फ़र्क है मेन,
कि ये जो होता है ना, इसको हम बेच के कुछ पैसा रिकवर भी कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर वापरा, फिर बेचा, तो भंगार का पैसा मिलेगा ना। यहाँ पे कोई भंगार का पैसा नहीं मिलता। अभी सैलरी किसी को पे किया तो इसका कुछ, उससे सर्विस लिया तुमने, इसका कुछ भंगार का बेनिफिट वगैरह इसमें, रेसिडुअल जो वैल्यू है वो नहीं मिलता। ये किस लिए खर्चे होते हैं? टू एक्वायर एसेट्स। एक्वायर का मतलब क्या होता है? खरीदना, परचेज करना। एसेट खरीदने के लिए जो खर्चा करते हैं ना, वो ये होता है। और इसका बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये नॉन रिकरिंग होता है, मतलब बार बार नहीं होता, रिपीट नहीं होता। नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। और इसको हम कहाँ पे बताते हैं अकाउंट में? तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बताते हैं इसको। एग्जाम्पल दिया, मशीनरी परचेज किया, बिल्डिंग बढ़ाया बनाया, या कंप्यूटर खरीदा, तो इनका बेनिफिट देखोगे। बिल्डिंग बनाया, एक बार बनाया, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक टेंशन नहीं। फिर कंप्यूटर परचेज किया, 5-10 साल तक टेंशन नहीं। फिर नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता। मैंने आज सैलरी पे किया तो मुझे अगले साल उसका बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, खाली यही महीने मिलेगा। तो ये जब खर्चा पे किया तो उस टाइम का ही बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है उसका, और वो भी लेस देन 1 ईयर। इससे कोई प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। जैसे कि देखो, मैंने एक मशीन डाल दिया, तो मशीन डाल के मैं ज़्यादा सामान बना के ज़्यादा बेच के ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। बट यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो ज़्यादा एम्प्लॉय काम करेगा तो मेरी प्रॉफिट थोड़ी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ती अपनी। और ये नॉर्मल रोज का खर्चा होता है। ये खर्चा कहाँ पे देखने को मिलेगा? डेबिट साइड पे। सारे खर्चे डेबिट साइड पे देखने को मिलेंगे अपने को। कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। सारे खर्चे तुमको डेबिट साइड पे देखने को मिलेंगे फाइनल अकाउंट में। फिर नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू, मतलब यही है, बट ये डिफर्ड वर्ड इसके आगे लग गया। मतलब जब ये खर्चा ना बहुत ज़्यादा कर दे हम लोग। नॉर्मली ये एडवर्टाइजिंग में होता है। मैंने एक कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एडवर्टाइजिंग का, 5 साल का। नॉर्मली ये लेस देन 1 ईयर होता है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन 1 ईयर। अभी मैंने खर्चा कितने साल का किया? 5 साल का किया। तो मुझे बेनिफिट कितने साल मिलेगा? 1 साल मिलेगा कि 5 ईयर्स मिलेगा? 5 ईयर्स मिलेगा। सपोज मैंने 5 ईयर्स का 5 लाख खर्चा कर दिया। मैंने कंपनी को बोला कि 5 साल तुझे मेरी ऐड करनी है। तो अभी मेरा 1 साल का खर्चा कितना होगा? अगर आप देखोगे तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो 1 साल का खर्चा कितना हुआ? 1 लाख हुआ। तो ये रेवेन्यू खर्चा कितना है? 1 ही लाख है ना। बाकी का 4 लाख तो एडवांस दिया ना, तो वो आपका क्या होगा? डिफर्ड रेवेन्यू हो गया 4 लाख। मतलब इन शॉर्ट बोलो, डिफर्ड रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत एडवांस, बहुत हैवी, बहुत लार्ज कर दिया खर्चा। आपने एम्प्लॉय को ना बहुत सारे 3 साल की सैलरी एक साथ दे दी, वो नॉर्मली कोई करता नहीं है। या आपने अपने वकील को हायर कर लिया और उसको बहुत सारा पैसा, एक लमसम अमाउंट दे दिया कि भाई कंपनी के केसेस तू ही फाइल करना है 5 साल तक आगे के। तो ये सब क्या? डिफर्ड रेवेन्यू। इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है। तो जो 1 साल का खर्चा है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, और जो 4 साल है वो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पड़ा रहेगा। तो इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये बना है बेसिकली। देखो ये रेवेन्यू होता है, बट इसका जो बेनिफिट है ना, नॉट एग्जॉस्टेड, 1 साल में खत्म नहीं होता। इसका बेनिफिट कितने साल में खत्म होगा? 5 साल में। ठीक है। फिर आगे के तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि जो खर्चा हुआ उसको हम इधर लिखते हैं प्रॉफिट लॉस में, वही लिखा हुआ है जो राइट ऑफ किया हमने। एक जैसे कि इसमें से 1 लाख और 4 लाख जो राइट ऑफ नहीं किया वो हम बैलेंस शीट में बताएंगे एसेट साइड पे। एग्जाम्पल दिया है, सेम एग्जाम्पल दिया, एडवर्टाइजिंग का दिया और एक लीगल एक्सपेंस का। आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और बाकी रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, खाली आपको समझना है किस वर्ड का क्या मतलब होता है। इससे आप अकाउंट्स में आपको नॉलेज अच्छा रहेगा। और आपके जो MCQ क्वेश्चंस है, आपके 20 मार्क्स का MCQ आएगा पेपर में, तो वो आप उसमें से आपको 20 में से 20 मिल जाएगा अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे और एक बार खाली पढ़ लोगे। उनको लर्न करने की, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खाली पढ़ना है, समझना है उसको और याद रखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।